नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एग्री वायदा क्या है फायदा में, जहां आज हम बात करेंगे एग्री कमोडिटी वायदा के अहमियत की। क्यों जरूरी है एग्री का डेरिवेटिव मार्केट, एग्री सेक्टर से जुड़े लोग कैसे डेरिवेटिव मार्केट का फायदा उठाकर कारोबार को नई दिशा दे सकते हैं, कैसे वायदा बाजार की मदद से कारोबारी रिस्क को हम कम कर सकते हैं और किसानों के लिए कैसे वायदा बाजार एक इंश्योरेंस के तौर पर काम कर सकता है। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही कोशिश होगी कि कैसे एग्री वायदा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए। ऐसी क्या वजह है कि 2 दशक के बाद भी हमें जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं इसमें छिपी अपार संभावनाओं को हम भुना नहीं पा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और अपनी अहम राय देने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री के 3 दिग्गज मौजूद हैं। एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर कपिल देव हैं हमारे साथ, कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी रिसर्च हेड रविंद्र राव जी हैं और आईआईएफएल सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, आपसे मेरा सवाल होगा, एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को शुरू हुए करीब 20 साल हो गए। 2003 में एनसीडीएक्स की भी शुरुआत हुई थी। मैं एक किसी स्टेक होल्डर्स पर यह जिम्मेदारी नहीं डालता हूं कि आपकी वजह से या एक्सचेंज की वजह से, या सबकी जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस इसके लिए फैलाई जाए और अंतिम कड़ी तक यानी किसानों तक भी पहुंचा जाए। कहां पे चूक हुई कि अभी भी जिस लेवल की जागरूकता होनी चाहिए कमोडिटी वायदा को लेकर, खास करके एग्री कमोडिटी वायदा को लेकर, वो अभी भी काफी कम है। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से देखिए, कोई एक स्टेक होल्डर को आप नहीं बोल सकते। आई थिंक इट इज द एंटायर इकोसिस्टम दैट हैज टू बी बिल्ट, और इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए आई थिंक इट टेक्स टाइम, और ये हो रहा है। अगर आप देखें तो ओवरऑल जो अगर हम लास्ट 4-5 साल से ओवरऑल रिफॉर्म्स की तरफ देखें तो सेबी की तरफ से काफी रिफॉर्म्स आ रहे हैं। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप रहे हैं, और उसके वजह से ही मैं ये बोलूंगा कि ओके जी, कंटिन्यू कीजिए रविंद्र जी। शायद रविंद्र जी का ऑडियो में कुछ दिक्कत है। अनुज जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा। मुझे लगता है कि जब से एनसीडीएक्स शुरू हुआ है उसके आसपास का उतना अनुभव आप भी रखते हैं। हालांकि आप अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हर हफ्ते में देखता हूं कहीं ना कहीं ग्राउंड पर आप जाते भी हैं। क्या लग रहा है, कहां दिक्कत आ रही है लोगों के बीच में, खासकर किसानों के बीच जागरूकता क्यों नहीं बढ़ रही है, और क्यों वो वायदा को लेकर अभी भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, उनको लग रहा है बहुत सारी दिक्कतें क्यों अभी भी बनी हुई है? सर विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो एग्री वायदा व्यापार है वो डेफिनेटली लोगों में काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। लोग इसको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं देखते हैं। अगर हम आज से 10 साल पहले के इन्वेस्टर को देखें और आज के इन्वेस्टर को देखें तो जो किसान है वो आज फ्यूचर मार्केट का प्राइस देखता है, फ्यूचर मार्केट के प्राइस से आइडिया लेता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल की बात करें कि कॉटन कपास के प्राइस ऊपर बढ़े थे, आपके जीरा के प्राइस काफ़ी ऊपर बढ़े थे, तो जितने भी व्यापारी थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बिचौलिए हो, चाहे वो जो प्रोड्यूसर है, वो सभी लोग प्राइस को देखते हैं। सवाल ये उठता है कि वो कितने हद तक इसको यूज करते हैं अपने हेजिंग करने के लिए या इसको एज ए ट्रेडिंग के यूज के लिए। तो कहीं ना कहीं देखें तो एनसीडीएक्स का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी लोग इसको यूज करते हैं। जो इनके बीच में जो नॉलेज शेयरिंग है वो एक्सचेंज ने काफ़ी करी है। हम लोग भी कंटिन्यूसली नॉलेज शेयरिंग करते हैं इन्वेस्टर के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, किसानों के बीच में। तो हम ये पाते हैं कि जो लोग हैं वो डेफिनेटली इसको वॉच करते हैं, बस हाँ ट्रेडिंग थोड़ा सा कम करते हैं या फिर अपनी पोजीशन इसमें कम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको एक मार्जिन का इशू काफ़ी रहता है कि मार्जिन पे करके वो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। जबकि अगर वो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में उनको ये फील होता है कि अगर वो फिजिकल में ट्रेड ले रहे हैं तो उनको कोई मार्जिन पे नहीं करना। तो एक मार्जिन का जो कंसेप्ट है वो उनको समझ में अभी भी नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं मार्जिन को लेकर या फिर M2M को लेकर काफ़ी क्वेश्चन रखते हैं कि M2M और मार्जिन किस लिए है। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि हमेशा से हम फेस करते आए हैं। हालांकि ये जो मार्जिन है या फिर जो हेजिंग कंसेप्ट है ये कॉर्पोरेट्स के लिए होता है, किसान भी इसको यूज करते हैं, मगर जो रेशो है वो काफ़ी कम है इनको यूज करने की, क्योंकि जो समझ है लोगों की
वो एग्रीकल्चर कमोडिटी में काफ़ी फिजिकल में ज़्यादा रहती है, क्योंकि फिजिकल मार्केट जो है वो भारत में सबसे पुरानी है। और जो फ्यूचर्स मार्केट है ये भारत में अभी करीबन ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास होने को आए हैं। उसके बाद हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो है, और साथ में कुछ कमोडिटीज़ ऐसी रही जो कि बीच में डीलिस्ट हो गई। उसकी वजह से लोगों के माइंड में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट गया। हमने देखा स्टार्टिंग से पहले चना था, फिर उसके बाद शुगर था, फिर उसके बाद ब्लैक पेपर, काफ़ी सारी ऐसी कमोडिटीज़ थी जो किसी कारणों की वजह से मार्केट से डीलिस्ट हो गई। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि एडिबल ऑयल्स और चना यहाँ पर अभी डीलिस्ट है, जिसको लोग काफ़ी कह रहे हैं कि उसको लिस्ट दोबारा से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंस्टांस रहे जिसकी वजह से लोगों को का जो माइंड है वो थोड़ा सा इस मार्केट से थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी लोग इसको प्राइस को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात इस साल अगर हम एक साल में देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये देखने को मिला कि चना और सोयाबीन के प्राइस काफ़ी नीचे आए। तो इस बार हमने देखा है कि जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, सभी इस बार ये कह रहे हैं कि जो फ्यूचर्स मार्केट में चना और सोयाबीन है या फिर एडिबल ऑयल से कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोबारा लिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सभी लोग इसको देखते हैं, सभी लोग इसको समझते हैं, और कहीं ना कहीं अब जो उसकी एक कमी है वो यहाँ पे लोगों को खल रही है कि अगर सोयाबीन और चना इस टाइम मार्केट में होते या रिफाइंड सोया क्रूड पाम ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट अगर मार्केट में होता तो वो यहाँ पर उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करते। तो काफी समय के बाद ये एक पॉजिटिविटी मार्केट से देखने को मिली है कि लोग अब काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब चने का, सोयाबीन का, सरसों का या फिर क्रूड पाम ऑयल का, रिफाइंड का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा। तो ये एक पॉजिटिव है एग्री कमोडिटी मार्केट के लिए। काफी कुछ करने की जरूरत है, और जिस तरह से वायदा बीच में बैन किए गए थे, अचानक से फैसले लिए गए, इससे भी काफी कुछ सेंटीमेंट हर्ट होता है। जो रेगुलर ट्रेडर या इन्वेस्टर जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। हमारे साथ कपिल देव जी भी हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं एनसीडीएक्स के, देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज के। सर, अब आपसे भी मेरा पहला सवाल यही होगा, बाद में मैं क्या फायदे और नुकसान है वायदा की उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही होगा, 2 दशक में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मीडिया वाले हो या हमारे साथ जितने भी एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं, बहुत 2 दशक का अनुभव है इन सारे एनालिस्ट का, क्या लग रहा है कहाँ चूक हुई है कि हम उस तरह उस लेवल की जागरूकता अभी तक नहीं फैला पा रहे हैं ग्राउंड तक? नहीं, देखिए, मैं चूक नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं जो कनेक्ट है इंडियन इकोनॉमी का वो कमोडिटीज के साथ बहुत डीप है, और उस डीप कनेक्ट की वजह से एक सेंसिटिविटी इस मार्केट इकोसिस्टम में आती है। चाहे हम किसान की बात करें, चाहे ट्रेडर्स की बात करें या कंज्यूमर की बात करें, हर एस्पेक्ट से हम कमोडिटीज को एक डिफरेंट नजरिए से देखते हैं, और कहीं ना कहीं वो नजरिए की वजह से हमें इस तरह के चैलेंजेस देखने के लिए मिले हैं। बट आई थिंक वी आर इन द सेम स्टेज। अगर आप देखेंगे विश्व मोहन जी की, एटलीस्ट जब हम यंग हुआ करते थे, यंग, मैं अभी भी यंग हूँ इन द सेंस, जब हम छोटे हुआ करते थे सुनते थे कि शेयर मार्केट एक स्पेकुलेटिव मार्केट है और कहीं ना कहीं इससे दूर रहना चाहिए। ये हमारे माँ बाप ने भी हमें बोलाया, शायद हम सबको याद होगा। वो एक जो धारणा थी धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे जैसे मार्केट मैच्योर हुआ है वो दूर हो गई है। और मुझे लगता है इस मार्केट के भी बेनिफिट, जैसे कि इससे पहले अनुज जी बोल रहे थे कि जब ये मार्केट होता था तो शायद हमें इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट्स या रेस्पॉन्स या फीडबैक इंडस्ट्री से, फार्मर से नहीं मिलता था। जब से ये कमोडिटी सस्पेंड हुई है, 7 कमोडिटीज, ऑलमोस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थाउजेंड्स लोगों का हमारे पास, एसोसिएशंस का, एफपीओस का, फार्मर्स का सबमिशन आ गया कि इसको वापस लॉन्च करना चाहिए। और आई थिंक हमने भी इस तरह की पॉजिटिविटी पहले कभी नहीं देखी थी। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस इन प्रोडक्ट्स का धीरे धीरे बढ़ रहा है, और स्पेशली जब ये नहीं है, इनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी लोगों को पता चल रहा है। एक बार कमोडिटीज वापस आने के बाद मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम शायद दोबारा हमें देखने के लिए नहीं मिले, और वो स्टेबिलिटी आने के बाद ये मार्केट ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएगा। रविंद्र जी, आप भी काफी लंबे समय से हैं कमोडिटी से जुड़े हुए, आपके भी क्लाइंट्स भी होंगे, हर तरह के क्लाइंट्स होंगे, उन लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या लग रहा है? अगर हम जागरूकता, अगर एंड यूजर तक पहुंचना है, छोटे छोटे कंज्यूमर, छोटे छोटे किसानों तक अगर पहुंचना है, तो क्या करने की जरूरत है? आपकी सलाह क्या है? मेरे हिसाब से देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अवेयरनेस है। एंड आई थिंक अवेयरनेस, मैं ये नहीं कहूंगा कि अवेयरनेस में कहीं कमी है, बिकॉज एक्सचेंज के साइड से भी काफी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, इंटीरियर्स में होते हैं। तो आई थिंक वहां पर मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। यस, और थोड़ा सा एजुकेशनल सेशंस जो है वो होनी चाहिए। और अगर आप एक्सचेंज का पार्टिसिपेशन भी देखें तो पार्टिसिपेशन में जो कॉर्पोरेट्स है उनका पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है। बट जो एग्री डेरिवेटिव्स, आई थिंक दैट इज आल्सो मेंट फॉर फार्मर्स, क्योंकि उनको उनका जो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि
हमने भी देखा है कि मार्केट्स इतने वोलेटाइल है एंड विद चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपने जो प्रोड्यूस है उसे हेज करे। और उससे क्या है कि उनका जो भी नुकसान होता है बिकॉज ऑफ अनइवन रेनफॉल और जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस है उससे एक उनको 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 रिस्क बेनिफिट मिले। तो मेरे हिसाब से इसलिए जो लोअर लेवल्स है, जैसे आपने राइटली कहा, जो लोअर लेवल्स है वहां पे थोड़ा सा अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे कपिल ने भी कहा, अनुज ने भी कहा, मेरे ख्याल से जो बीच बीच में जो कमोडिटीज डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, आई थिंक दैट ब्रिंग्स डाउन द कॉन्फिडेंस। जो हेजर्स है, हेजर कम्युनिटी है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी लो हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स देखें तो वहां पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे कपिल ने राइटली कहा कि इंडिया इज एग्रीकल्चरली सेंसिटिव कंट्री, और यहाँ पे आई थिंक वो एक चैलेंज हो सकता है। बट इसे हमें थोड़ा बहुत आई थिंक इसे आई वुड से कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। एंड आगे जाके मुझे लगता है कि दिस विल बी स्ट्रीमलाइन, क्योंकि अगेन इट टेक्स टाइम। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए टेक्स टाइम टू डेवलप द एंटायर इकोसिस्टम, और इसके वजह से मेरे हिसाब से हमें और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए एंड धीरे धीरे मुझे लगता है कि सब कुछ स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर आप नॉन एग्रो कमोडिटीज देखें तो उसमें ऐसा कोई एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री और एग्रीकल्चर को लेके थोड़ा सा सेंसिटिविटी होता है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे वो निकल जाएगा एंड we will also see a robust agricultural platform which will be beneficial for the farmers as well along with the corporates. अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को समझ में आए, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझे और इसके फ़ायदे को समझे। और फ़ायदे की बात करें तो कपिल देव जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, सबसे पहले किसानों की ही बात कर लेते हैं। किसानों की फ़ायदे की बात करें, हम बता दें कि किसान एग्री वादा का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए सोयाबीन का सीज़न है, अभी अराइवल का सीज़न आ रहा है सोयाबीन के, और अगर मैं सोयाबीन का किसान हूँ, अभी नई आवक के समय में भाव तेज़ी से कम हो रहे हैं। ऐसे में इस प्राइस के उतार चढ़ाव या नीचे जाने के रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, साथ ही इस रिस्क को कम करने का खर्च कितना होगा, क्योंकि किसानों के पास बजट भी एक बड़ा मुद्दा होता है। तो कपिल देव जी, अब किसानों के लिए आज से समझाइए कि वो भाव के रिस्क को कैसे कम करें। एक सोयाबीन का ही एग्जांपल लेकर समझाइए। देखिए, किसान की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मूल्य से रिलेटेड यानी प्राइस से रिलेटेड जो रिस्क की बात होती है, आई थिंक बहुत लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये बहुत ही एक डिबेटेड टॉपिक हमेशा इंडियन इकोनॉमी रहता है। एक्सचेंज पर्सपेक्टिव से हमारा मानना ये है कि किसान को पहले दिन से ये पता होना चाहिए। देखिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग तब शुरू नहीं होती है जब हार्वेस्टिंग होती है। हमारा मानना है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग तभी शुरू हो जाती है जब किसान एक क्रॉप लगाने का डिसीजन लेता है, और उसी टाइम से उसको पता होना चाहिए कि जो फसल वो लगाने वाला है या जो फसल के ऊपर उसने अपनी प्लानिंग की है उससे उसको क्या रिटर्न मिलने वाला है। कहीं ना कहीं स्पॉट मार्केट एक रोल प्ले कर रहा है प्राइस डिस्कवरी में, बट हमें लगता है कि डेरिवेटिव्स मार्केट प्ले कर सकता है। मैं बस सोयाबीन का, चूंकि आपने बोला, एग्जांपल बताता हूँ। ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली ऐसा ही देखा जाता है कि जब किसी भी फसल की सोइंग हो रही होती है तो वो एक ऑफ सीजन में होता है, उस टाइम पे मिड सीजन की वो क्रॉप होती है उस टाइम पे, और किसान अपना डिसीजन लेता है ये देख के कि उसको लास्ट ईयर क्या प्राइस मिला था, अभी स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, क्या प्राइस इंडिकेशन है, और वो एक डिसीजन लेता है। बट जब वो हार्वेस्ट करने जाता है तब तक पूरा सिचुएशन चेंज हो चुका होता है, न्यू क्रॉप आ रही होती है, एंडिंग स्टॉक की हम लोग बात कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डायनामिक्स चेंज हो चुके होते हैं, करेंसी चेंज हो चुकी होती है, और कहीं ना कहीं प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रहता है। और वहां पर किसान को ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा था वो नहीं मिला है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। और ये सिर्फ एमएसपी से भी सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि सोयाबीन एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सोयाबीन के प्राइस ऊपर में थे, 10,000 के लगभग प्राइस थे, किसान लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ऊपर के प्राइस मिलेंगे, उन्होंने सोइंग भी किया, उनको 7,000 के प्राइस मिले। अभी भी मार्केट के प्राइस एमएसपी के ऊपर हैं काफी मार्केट में, बट किसान की एक्सपेक्टेशन अभी एमएसपी नहीं है। किसान की एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने लास्ट ईयर तो 7,000 लिए थे, इस बार 4,500 क्यों मिल रहे हैं जबकि एमएसपी 4,300 है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टूल जहां पे किसान खुद डिसाइड कर सके जब वो क्रॉप लगाए कि मुझे किस प्राइस पे इस क्रॉप को लगाना है, और जब उसको एक मेंटली कंफर्ट हो कि ये प्रॉफिटेबिलिटी हमारे लिए अच्छी है इस क्रॉप के लिए, अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और प्रोडक्शन को एडजस्ट करते हुए, वहां पे एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। और आई थिंक ये जो फैसिलिटी है या ये जो कंफर्ट है ये डेरिवेटिव्स मार्केट अच्छे से दे रहा है।
कैसे कर सकते हैं? पहले हमने शुरुआत की थी एफपीओस को हेजिंग करा के डेरिवेटिव्स मार्केट में, जहां पे वो आके लॉक करते थे प्राइस। उसके बाद हमने पुश किया पुट ऑप्शन, एंड आई थिंक ये एक ऐसा टूल है जो आपने जितने भी पॉइंट बोले सबका सॉल्यूशन देता है। सोइंग के टाइम पे जितने भी किसान है अपना प्राइस लॉक कर सकते हैं, एक कॉस्ट पे करने के बाद अपनी प्रॉफिटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, और ऊपर का प्राइस की अपॉर्चुनिटी भी उनके पास रहती है। रही बात कॉस्ट की, कॉस्ट जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको पता है कि ये कॉस्ट लगाने के बाद मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो हमें कॉस्ट को अभी एज ए कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग ना देखकर कॉस्ट ऑफ एंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी देखना पड़ेगा। जैसे हम अपना इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं कि कितना हमारा प्रीमियम है, कितना हमारा कवरेज है, उसके हिसाब से कितना प्रीमियम देना है, उसी तरीके से बिल्ड करके इसको देखना पड़ेगा। उसके अलावा, इसके ट्रेडिंग के अलावा जितने भी सपोर्ट है किसान को चाहिए डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए, चाहे वो वेयर हाउस पे आके टेस्टिंग हो, इवन इन सम केसेस बैगिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, असेइंग कॉस्ट है, डिस्काउंटेड वेयर हाउस रेंट है, वो एक्सचेंज और सेबी मिलके उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और काफी कुछ हमने सब्सिडाइज किया हुआ है। अनुज जी, कपिल देव जी जैसा कह रहे थे, इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब हमारे पास ऑप्शंस के भी कई सारे एग्री वायदा में विकल्प है, स्पाइसेस का भी हाल में ही शुरू हुआ था, ऑप्शंस का भी, लेकिन ऑप्शंस का इस्तेमाल बहुत बड़े दायरे में नहीं हो रहा है, तो इसके दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अब जब आप ग्राउंड पर जाते होंगे तो वहाँ किस तरह के फीडबैक मिलते हैं ऑप्शंस को लेकर? क्या इसे एक इंश्योरेंस के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? अगर हम ऑप्शंस की बात करें और अगर हम इसको इक्विटी मार्केट से अगर लें, तो इक्विटी मार्केट में पिछले 2-3 सालों में ही हमने ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखी है। इवन अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट का जो वॉल्यूम है वो पिछले 2-3 सालों में ही ऑप्शंस में इंक्रीज हुआ है। तो स्टार्टिंग अभी इक्विटी मार्केट से हुई, और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे इसको हम अगर कमोडिटी की शिफ्ट होते हुए देखें तो आपको यहाँ पे क्रूड में काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी ऑप्शंस में। अब ये क्रूड की जो वॉलिटिलिटी है ये धीरे धीरे एग्री में आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग ऑप्शन मार्केट को समझेंगे, अभी इक्विटी मार्केट में ही लोग अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं ऑप्शंस को। वहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से ऑप्शन का वॉल्यूम आपने अभी हमने ग्वार में देखा, काफी अच्छा वॉल्यूम्स हमने ग्वार के अंदर ऑप्शंस में आते हुए देखे थे। अब हम देखें तो स्टील का कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो ऑप्शन के अगर हम ओवरऑल प्रोडक्ट देखें तो धीरे धीरे जो वॉल्यूम है वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर लोगों का इंटरेस्ट दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जल्दी ही एग्रीकल्चर के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पर आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा, क्योंकि उन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो अगर किसान उसको यूज करता है तो एक तो हेज कर सकता है, और दूसरा अगर वो उसको डिलीवरी में भी कन्वर्ट करना चाहे तो डिलीवरी में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो दोनों ही बेनिफिट किसान को है। हालांकि ऑप्शन जो एज ए प्रोडक्ट है ये जनरली फॉर द ट्रेडर्स के लिए होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं। हालांकि किसान भी इसको यूज कर सकते हैं एज ए पुट ऑप्शन, वो अपने प्राइस को लॉक कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से वॉलिडिटी हमने यहाँ पर देखी है बढ़ती हुई, तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इक्विटी के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, ऑप्शंस में क्रूड के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, वहीं हमें लगता है कि अगेन हम एग्रीकल्चर के ऑप्शंस के अंदर भी लोगों का इंटरेस्ट आते हुए देखेंगे। हालांकि फिलहाल अभी थोड़ा जो इंटरेस्ट है या वॉल्यूम है वो थोड़ा कम है, बट हाँ डेफिनेटली जिस तरह का मोमेंटम हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्री में देखने को मिलेगा। ऑप्शंस किसानों के लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा विकल्प है, अगर बायर के तौर पर अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो एक प्रीमियम, एक छोटी सी रकम देकर एक बड़े साइज के क्रॉप को वो हेज कर सकते हैं, तो एक इंश्योरेंस के तौर पर काम करेगा। मान लीजिए अराइवल का टाइम है, भाव गिरने का डर लग रहा है, 4000 आपको लग रहा है कि 4000 के नीचे भी सोयाबीन चला आएगा, तो आप 4000 के स्ट्राइक की अगर पुट ले लीजिए, तो अगर भाव अगर गिरे तो आपको पुट से यहाँ पर कमाई हो जाएगी, अगर भाव नहीं गिरे तो आप अपने स्टॉक बेचकर कमाई कर सकते हैं। तो इस ऑप्शंस के फायदे को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इसे ग्राउंड पर उतार, इसको लेकर काम करने की जरूरत है। अब रविंद्र जी, ट्रेडर और इंडस्ट्री, हालांकि ट्रेडर्स की तो भागीदारी अच्छी है, इंडस्ट्री की उस लेवल की भागीदारी नहीं है, कैसे इस भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है और हेजिंग के तौर पर सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे एग्री प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इंडिया लीडर भी है, प्रोडक्शन के तौर पर भी, कंज्यूमर के तौर पर भी। तो कैसे एक बड़ा प्राइस सेटर मार्केट बनाया जा सकता है इंडिया को सर? वेल आई थिंक देखिए, अगर हेजर्स की बात करें तो हेजर्स को अपना जो आगे का जो प्रोडक्शन है या फिर जो भी उनका फार्मर्स की बात करें तो आगे का प्रोड्यूस है, आई थिंक उसको उनको हेज करना पड़ता है। तो अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं फ्यूचर्स में, तो आपको नेक्स्ट 2-3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट हमें तो क्लाइंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें 6 मंथ्स आगे डाउन द लाइन वी वांट टू हेज, लेकिन 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं होता। अगर होता है तो उसमें वॉल्यूम्स नहीं होता। सिमिलरली आई थिंक ऑप्शंस में भी
जो फार्म मंथ स्ट्राइक्स है, आई थिंक दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी फार्मर या कोई भी हेजर अगर ऑप्शंस में, अगर उनको ऑप्शंस एक्चुअली इज अ वेरी गुड हेजिंग टूल, क्योंकि उसमें फ्यूचर्स में तो आपको मार्जिन देना पड़ता है एंड M2Ms आर देयर, बट ऑप्शन में आपने एक बार प्रीमियम दे दिया एंड देन यू हैव टू सिट क्वाइट जब तक कि आपका प्रोड्यूस निकलने का समय नहीं आता एंड जब भी आपको एग्जिट करना पड़ता है। तो लेकिन इसके लिए जो डीप स्ट्राइक्स है, आई थिंक उसमें वॉल्यूम्स होना बहुत बहुत जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं लैकिंग, एंड इट विल कम विद टाइम, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप होने के लिए इट टेक्स टाइम, लोगों को समझना पड़ता है। फार्मर्स की अगर हम बात करें तो हम अभी फार्मर्स को वी आर टॉकिंग ऑन मेकिंग देम अवेयर ऑन द फ्यूचर्स मार्केट, तो अभी ऑप्शंस तो उनके लिए नया है, तो मेरे हिसाब से स्लोली एंड स्टेडीली इट विल टेक टाइम। और जैसे अनुज ने बताया कि MCX में जैसे अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ऑप्शंस की जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ी है रिटेल साइड से, सिमिलरली आई थिंक स्लोली एंड स्टेडीली एक बार लोगों को पता चल जाएगा कि कमोडिटीज में ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है। आई थिंक वी विल ऑल्सो सी पार्टिसिपेशन इन एग्री कमोडिटीज ऑन द NCDX। तो मेरे हिसाब से पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंडली पार्टिसिपेशन अगर आता है तो जो हमारे डीप स्ट्राइक्स है, फार डेटेड स्ट्राइक्स है, आई थिंक उसमें वॉल्यूम्स आ जाएगा, और एक बार उसमें वॉल्यूम्स आ जाएगा तो मेरे हिसाब से पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा फ्रॉम द हेजर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द फार्मर्स जो कि एक्चुअली वो प्रोड्यूस करते हैं। तो मेरे हिसाब से दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए वी विल हैव टू गिव सम टाइम। एक बार थोड़ा सा आई थिंक लोगों को आदत लग जाएगा ऑप्शंस में ट्रेड करना, आई थिंक we will see that coming very soon। ओके, यानी वायदा बाजार का कुल मिलाकर जो फायदा है किसानों का तो है ही, ट्रेडर्स का है ही, इंडस्ट्री का तो है ही, कंज्यूमर्स का भी है, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा कारोबारी फायदा ये है कि आपके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में तैयार होता है, उसमें वायदा बाजार का भी काफ़ी अहम रोल है, चाहे वो वेयर हाउसिंग से लेकर हो या फिर ग्रेडिंग और क्वालिटी का सर्टिफिकेशन हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कपिल देव जी? देखिए, डेरिवेटिव्स मार्केट इंडिया में सिर्फ प्राइस का काम नहीं करता है, बिकॉज हमारा स्पॉट मार्केट अभी इतना एडवांस नहीं है या वो प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करता है जो ग्लोबल मार्केट्स में प्रोसेस होता है। बट कहीं ना कहीं वो जो गैप है कहीं डेरिवेटिव्स मार्केट के थ्रू फिल करने का हमारा एफर्ट्स रहता है। तो वो जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, आई थिंक अगर उनको आप डीपली देखेंगे और एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो सिर्फ इस प्रैक्टिसेस की वजह से इंप्रूव हो जाते हैं। क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन में हम FSSAI और EGMA ग्रेड को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, एक SOP बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम जहां पर टेस्टिंग होता था, वेयर हाउस की क्वालिटी डिसाइड होती थी, ग्रेड्स दिए जाते थे। और आई थिंक इन इंडियन इकोसिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हमने अभी तक लगभग 12 मिलियन टन कमोडिटीज डिलीवर्ड किए, एंड थैंकफुली वी कैन टेल यू किसने डिपॉजिट किया, किसने खरीदा, किसने बेचा, क्या क्वालिटी थी, किस सेंटर्स की। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेसेबिलिटी एंड ऑडिट है का एक मैकेनिज्म है जो कि क्वालिटी रिलेटेड जो कंसर्न है उसको दूर करने में हेल्प करता है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। देखिए, आज अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो एग्री कमोडिटीज का क्या स्टॉक है, क्या पोजीशन है, किस वे सेंटर पे, कहीं पे भी नहीं है। और बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कई बार हमने देखा है कि पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन होते हैं, स्टॉक लिमिट लगती है, लोगों को स्टॉक लिमिट को अपने स्टॉक को रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है। बट अगर आप एक्सचेंज सिस्टम में देखेंगे तो दीज आर ऑल ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम। आप पर डे उठकर देख सकते हैं कितना कमोडिटी का स्टॉक है, कितना माल आने वाला है, कितना डिपॉजिट है, कितना डिलीवर हो गया है, कितना एग्जिट हुआ है, किसकी एक्सपायरी कब है। तो दिस इज ए अनमैचेबल इकोसिस्टम जो इंडिया में है, जो एक्सचेंज इकोसिस्टम की वजह से बिल्ड हुआ है, और बहुत सारे सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। अभी FPOs अगर आप देखेंगे या फार्मर्स जो हमारे सिस्टम पे पार्टिसिपेट करते हैं, नाउ दे डू अंडरस्टैंड। जितने भी आप डेरिवेटिव्स के इंपोर्टेंट डिलीवरी सेंटर्स में जाएंगे, आपको वहां पे लोग बात करते हुए दिखेंगे कि NCDX क्वालिटी का क्या माल है। और जब वो बोलते हैं NCDX ग्रेड या कोई भी एक्सचेंज ग्रेड, वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी, पैरामीटर, असेइंग बेस्ड मेथड, स्टैंडर्डाइज पैकिंग की बात करते हैं। I think this is a lot of efficiency which derivative market brings in terms of practice and in terms of transparency also.
यानी सिर्फ एग्री वायदा सिर्फ प्राइस के तौर पर, ट्रेडिंग के तौर पर, इन्वेस्टमेंट या हेजिंग के तौर पर ही इसका प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। एक पूरा एग्री वैल्यू चेन के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा एक कंप्लीट चेन आपके लिए तैयार करके एग्री वायदा की वजह से देता है। चाहे वो क्वालिटी को लेकर हो, ग्रेडिंग को लेकर हो, वेयर हाउसिंग को लेकर हो, तमाम चीज़ें एग्री वायदा की वजह से हमें मिल पाता है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी जहाँ पर छोटे छोटे देशों में भी एग्री वायदा में या डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर अगर ट्रेडिंग बंद हो तो ये वाकई एक चिंता की बात है। तो ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए और ग्राउंड तक इस चीज़ों को लेकर जाया जाए और भागीदारी बढ़ाई जाए, एक बड़ा डेप्थ हो मार्केट का और बाजार जो वायदा बाजार हो उसका दायरा बड़ा हो। शुक्रिया कपिल देव जी आपका, रविंद्र जी आपका, अनु जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए।